All right. So today I will discuss with you comparison commands in Delta PLC. ठीक है, DVP-12 SE में हम लोग कंपेरिजन कमांड का कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, मैंने एक काउंटर का प्रोग्राम बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप काउंटर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो काउंटर मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अप डाउन काउंटर का प्रोग्राम कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अप डाउन प्रोग्राम जब बनाओगे तो किस तरह से काम कर रहा होगा। यहाँ पे देखो एक पार्किंग है, पार्किंग सिस्टम, उसका आपको प्रोग्राम राइट डाउन करना है। कैसे करोगे बताओ। एक हमारे पास सेंसर लगा X0, वो PNP NO या कह सकते हो कि NPN NC टाइप है सेंसर। ठीक, अब सेंसर आप लोगों ने पढ़ रखे, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ सेंसर कैसे पढ़ते हैं। तो काउंटिंग अप सेंसर लगा है X0, उसका एड्रेस है X0, टर्मिनल पे PLC के कनेक्टेड है, डेल्टा PLC के। तो PNP NO सेंसर है या कह सकते हो NPN NC सेंसर है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अप सेंसर है, जैसे यहाँ से हमारी गाड़ियाँ निकल के जाती हैं और जैसे स्लॉट फुल हो जाता है तो वो लिख के आ जाता है फुल, तो इंडिकेटर एक ऑन हो जाता है, फुल वाला इंडिकेटर ऑन कर दिया जाता है। जैसे ये काउंटिंग जो सेंसर लगा है काउंट डाउन करता है कि कितनी गाड़ियां इस पार्किंग सिस्टम से बाहर गई। ठीक है, जितनी भी गाड़ियां इस पार्किंग सिस्टम से बाहर चली जाती है तो वो सेंसर X4 काउंट करता है। कौन सा करता है? X4। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डिसाइड कर रखा है, एक X0, तो X0 तो है, X7 को आप मान सकते हो X4। ठीक, X7 जो है आपका वो X4 है। अरे एड्रेस मैंने यहाँ पे, मुझे X4 लेना चाहिए था X7 की जगह पे, तो X7 की इक्वल टू कह सकते हो X4 है। ठीक, तो X4 की जगह पे मैंने X1 को रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे X0 अप सेंसर है और X1 डाउन सेंसर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे कार अंदर इंसर्ट हो रही है पार्किंग सिस्टम में, तो वो काउंटिंग अप कर रहा है कि 5 काउंट करेगा, क्योंकि 5 पार्किंग स्लॉट है हमारे पास, तो 5 ही काउंट कराएंगे। और जैसे 5 काउंट हो जाए, वैसे फुल हो जाए तो वो लिख के आ जाए फुल हो गया। ठीक, अगर एक भी खाली रहता है तो वो लिख के आ जाना चाहिए कि एक क्या रह गया, इम्पटी रह गया स्लॉट। ठीक, तो जब तक आप भर नहीं जाता पूरा स्लॉट तब तक इम्पटी लिखना चाहिए। जैसे फुल हो जाता है वैसे हमारा लिख के आ जाना चाहिए कि स्लॉट फुल हो चुका है, अब अंदर नहीं लेके गाड़ी जा सकते हो। ठीक है, तो X0 जो है हमारा अप सेंसर है और यहाँ पे हमारे पास X4 है। X4 एक सेंसर है हमारा, जिससे कह सकते हो X7 सेंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो X4 को हम लोग X7 कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रोग्राम को आप बना सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है कि CNT ले रखा है मैंने, DCNT एक C200 ले रखा है, 2 5, इसमें 5 हमारी मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो मैंने 5 रख रखी। उसके बाद मैंने ये फॉलिंग एज का यूज किया यहाँ पे और राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे। अब ये सर कहोगे फॉलिंग एज का यूज क्यों किया है और राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया? भाई यहाँ पे जब तक M1200 ऑन नहीं होगा, M1200 ऑन होना चाहिए पहले और काउंटर के पास वैल्यू जानी चाहिए, वैल्यू जो पल्स जानी चाहिए वो बाद में जानी चाहिए। नहीं अगर हमारा पल्सेस बाद में पहुंचेंगी, M1200 अगर पहले से सेट नहीं होगा तो क्या होगा, काउंटिंग डाउन नहीं करेगा। इसलिए M1200 को दी गई राइजिंग एज कि आप जैसे ही हम लोग ऑन करें PLC को और जैसे ही हम लोग X1 को ऑन करेंगे वैसे ही हमारा M1200 सेट हो जाएगा। M1200 सेट हो जाएगा और जैसे हम X1 को छोड़ेंगे तो दैट मीन्स जब छोड़ेंगे तो वो ऑफ सिग्नल देगा उस समय। तो हमारा जो पॉजिटिव राइज होता है, जो पॉजिटिव एज होता है, इसको पॉजिटिव एज भी बोलते हैं या राइजिंग एप भी बोलते हैं। तो राइजिंग एप क्या करता है, जैसे आप इसको ऑन करोगे X1 को, वैसे ही एक पल्स जाएगी कुछ समय के लिए, तो वो फटाक से ऑन कर देगी किसको, S1 को, M1200 को ऑन कर देगा। ठीक, सेट हो जाएगा M1200। और इसमें पड़ी फॉलिंग एज, जब आप छोड़ोगे तब सप्लाई जाएगी काउंटर पे। तो M1200 अगर सेट हो चुका है और तब सप्लाई अगर गई तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमने यहाँ पे राइजिंग एज दिया M1200 को और फॉलिंग एज दिया काउंटर को। हम चाहते हैं कि सबसे पहले पल्स जो पहुंचे वो M1200 पर पहुंचे फर्स्ट टाइम पे। जब हम प्रेस करेंगे तो कुछ समय के लिए वो ऑन करेगा, दैट मीन्स सप्लाई पास करेगा, उसके बाद हमारा जो M1200 वो सेट हो जाएगा। और जैसे हम उस बटन को छोड़ेंगे वापस तो राइजिंग वहाँ से फॉलिंग एज जनरेट होगी। फॉलिंग एज जब जनरेट होगी तो काउंटर हमारा काउंट कर लेगा कि फॉलिंग एज आ चुकी है। ठीक, तो फॉलिंग एज की कंडीशन में हमारा काउंटर काउंटिंग करेगा, राइजिंग एज की कॉन्सेप्ट में हमारा M1200 सेट होगा और रीसेट भी होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट करना है। यहाँ पे हमारा जो Y0 है वो ये बता रहा है भैया एम्प्टी है, और हमारा Y1 जो है वो बता रहा है क्या कि ये फुल हो चुका है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे जो फुल वाला कॉन्सेप्ट है वो Y1 बता रहा है और Y0 जो है वो एम्प्टी बताता है स्लॉट। ठीक, अब जब तक हमारा स्लॉट खाली रहेगा तब तक हमारा Y0 क्या करता रहेगा, ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, बोलो भाई। जब तक हमारा काउंटिंग चल रही होगी तब तक एम्प्टी लिख के आएगा। ठीक है, और जैसे हमारा फुल हो जाएगा वैसे हमारा क्या लिख के आएगा कि फुल हो चुका है। तो यहाँ पे एड्रेस आप डिसाइड कर लो, जब फुल हो जाएगा तो Y0 चलेगा, एम्प्टी हो जाएगा तो Y1 चलेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग करके देख लेते हैं। चलो आओ ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन कर लो फटाक से, और इसका COM/MGR भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। ड्राइवर 3 से स्टार्ट कर देते हैं और ये ओपन हो जाता है जैसे ही, वैसे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को कंपैरिजन बिट पढ़ना है, उससे पहले हम लोग ये प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर इसी प्रोग्राम को कंपैरिजन बिट से भी करेंगे। ठीक है, वो आप लोग करके दिखाओगे। ठीक है, और जो जो कर लेगा वो डन लिखेगा कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट होता है तो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है PLS भी लिख सकते हो या PN भी लिख सकते हो या NP भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है उस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप LP देते हो, इंस्ट्रक्शन कह रहा है रॉन्ग है, तो यहाँ आप LD कमांड्स के साथ डालो LDP, तो ये राइट एज देता है। ठीक है, और LDF डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, फॉलिंग एज। तो हमको सबसे पहले जो फॉलिंग एज लेना है तो LDF डालो और इसका एड्रेस दे दो भाई X0। ठीक है, और इस अब यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन डाल के तुरंत आप दूसरा कमांड दो, और चलो आ जाओ भाई, और X4 लिया था प्रोग्राम में, X4 कर देते हैं। ठीक है, तो X0 हो गया, दूसरा X4 हो गया। इसके साथ ही हमको एक DCNT निकालना है, DCNT कर देना, और इसका पासवर्ड एड्रेस जो भी डालना है डालो फटाफट, C200। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। नेक्स्ट नेटवर्क इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं राइजिंग एज ले लेता हूँ क्योंकि हमको M1200 पे सबसे पहले पहुँचाना है, तो मुझे राइजिंग एज के लिए LDP लिखना पड़ेगा, LDP, और एड्रेस देना पड़ेगा X0 का। ठीक है, और एक एड्रेस देना पड़ेगा तुमको दूसरे नेटवर्क में ही, LDPX1 सेट कर लो। यहाँ पे M1200 भी दे देते हैं, तो आउट इंस्ट्रक्शन लिखो भाई, आउट M1200
क्योंकि M1200 हमारा माइनस काउंटिंग डाउन करने के लिए है, और ये सॉरी सेट भी लिख लेना चाहिए था। चलो इसमें कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेट, इसमें हमको लिखना पड़ेगा आउट, आउट मत लिखो, पहले सेट लिखो, सॉरी रीसेट, आर एस टी डालोगे जैसे ही, और M1200 डालोगे, मार दोगे तो ये रीसेट ऑलरेडी आ जाएगी। इसी तरह से सेट लिखना है तो आप सेट M1200 लिखते ये हो जाता। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से कर लिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे काउंटिंग डाउन काउंटिंग अप काउंटिंग हो जाएगी, बट अभी हमारे पास क्या होना बाकी है, यहाँ पे हमको LD के साथ C200 देना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक आउट इंस्ट्रक्शन जो Y0 है करना पड़ेगा। Y0 जो तुम्हारा यूज हो रहा है ये बताएगा फुल और एम्प्टी की कंडीशन जो हमारी होती हैं वो सारी चीज़ें बताएगा ये, ठीक है। तो Y0 ऑन हो जाएगा जैसे हमारा फुल हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ फुल स्लॉट, एंटर कर देता हूँ, तो ये फुल स्लॉट हो जाएगा, तो Y0 ऑन हो जाएगा, ठीक है। Y0 ऑन, तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो कमेंट में मैंने डाल दिया यहाँ पे नेटवर्क में, किस लिए मैंने यूज किया। फिर सेकंड नेटवर्क में इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इसको मैं अनपिन कर लेता हूँ, अनपिन करने से मुझे स्पेस, वर्क स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ये। और यहाँ पे मैं LD और एक देता हूँ क्या, CD LDI दे के देता हूँ, LDI C200 कर दो। और यहाँ एक आउट इंस्ट्रक्शन भी ले लो, आउट। ये तुम्हारा जो होगा वो एम्प्टी का होगा, फुल का तो हो चुका है, तो यहाँ पे Y1 कर लेते हैं, यहाँ पे एम्प्टी लगाते हैं, एम्प्टी, ठीक है Y1। तो ये सारी चीज़ें कमेंट वगैरह सारी चीज़ें लिख सकते हो आप लोग। तो ये हो गया इस समय, और इसको मैं जैसे ऑन करता डाउनलोड करता हूँ फटाफट, डाउनलोड करने से फटाक से देख पाओगे। ऐसा मैंने लगाया किस लिए है अभी आपको ये मालूम हो जाएगा, इसलिए मैंने लगाया है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, और मैं ऑनलाइन मोड में सेटअप हो जाता हूँ, और ऑनलाइन मोड में भी आ चुका हूँ। तो इसको मैं ऑन देता हूँ, और ये मैं ऑफ देता हूँ, ऑन हो गया, सारी चीज़ें ऑन हो गई। तो ये अभी स्लॉट क्या है हमारा, स्लॉट हमारा एम्प्टी है, तो स्लॉट भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्लॉट भरना स्टार्ट कैसे होगा भाई, अप है, अप काउंटिंग कौन सा था, X0 जो PNP-NO सेंसर है, ठीक, वो क्या करेगा, अप करेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑन करता हूँ, ठीक है। और आप देखो जब मैंने इसको ऑन किया तब तो यहाँ पे देखो 1 काउंट नहीं हुआ, जब मैं ऑफ करने जाऊंगा तब देखो 1 काउंट होगा, ये 1 काउंट हुआ जब ऑफ कर रहा हूँ। तो फॉलिंग एज जब सप्लाई हटती है तब काउंटर काउंट करता है, देखो सप्लाई आई तब नहीं काउंट किया। अब सप्लाई क्या होगी, जैसे जाएगी, स्विच ऑन है ना, अब ये स्विच ऑफ होगा, तो सेंसर जैसे ही ऑफ होने स्टेट में गया वैसे 2 काउंट कर लिया, फिर ऑन होगा तब नहीं काउंट किया, फिर 2, फिर ये हुआ, ठीक 3, फिर से सेट ऑफ 4, ऑन कर रहे हैं तब देखो पल्स नहीं बढ़ रही, 5, जब ऑफ करेंगे तब बढ़ती। तो ये क्या होगा, फुल स्लॉट हो गया। स्लॉट जैसे फुल हो जाएगा Y0 ऑन हो जाएगा और Y1 ऑफ हो जाएगा। तो अब कोई एंटर नहीं कर सकता। अब मान लो गाड़ियाँ बाहर निकलना चाह रही हैं तो काउंटिंग डाउन होनी चाहिए कि नहीं, काउंटर में होनी चाहिए, है ना। और जैसे काउंटिंग डाउन होगी ये बता देगा एम्प्टी स्लॉट है, ठीक, तो उसके अंदर फिर से कार जा सकती है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑन, देखो मैं इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा, मैं जैसे इसको ऑन करूँगा देखो क्या होगा, ऑन किया, ऑन किया कि नहीं ऑन किया भाई, देखो यहाँ पे ऑन किया ना। अब इस केस में क्या होना चाहिए था, ये फॉलिंग एज जो राइजिंग एज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे M1200 सेट होगा, X1 सॉरी यार यहाँ पे X4 है, X1 मैंने कर दिया है, यहाँ पे X4 करना था। डाउनलोड करते हैं, मैं वही देख रहा था सेट क्यों नहीं हुआ, वो सेट होगा तो डाउन काउंटिंग होती ना तुरंत, ये ओके।
तो ये क्या हो गया, सेट हो चुका है। अब जैसे मैं इसको क्या करूँगा, ऑफ करूँगा, वैसे देखो 4 बचेगा, 4 बचा, और 4 जैसे बचता है तो क्या होता है, कह देता है कि स्लॉट फुल नहीं है, कह रहा है एम्प्टी है स्लॉट। वहाँ क्या लिख के आ रहा है, एम्प्टी लिख के आ रहा है, Y1 ऑन हो चुका है। ठीक है, और जैसे मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ तो देखो ये रीसेट होता है, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा उतने समय क्या होगा, 5 काउंट कर लेगा। तो कह रहा फिर से स्लॉट फुल हो चुका है, 4 गाड़ियाँ पहले से थी, 5वीं फिर से एंटर कर गई। अब फिर क्या करोगे, अब जैसे मैं देखो यहाँ पे ऑन करूँगा, ये जब राइजिंग एज है, राइजिंग एज क्या होती है, राइजिंग एज जब ऑन होती है तब एक पल्स भेजती है, किसको, सेट वाले बिट को, तो X4 को पल्स भेजेगी। ठीक है, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो पल्स ऑफ हो जाती है। मैंने राइजिंग एज फॉलिंग एज सब पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब अगर फॉलिंग एज होगी तो फॉलिंग एज जब स्विच ऑफ होता है तब सप्लाई में काउंटर जो काउंट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सप्लाई ऑन होगी तो हमारा M01 जो है वो सेट हो जाएगा, M1200 सेट हो जाएगा। सेट हो गया कि नहीं, बट क्या अभी काउंटर की वैल्यू घटी, नहीं घटी। कब घटेगी, जब ये ऑफ होगा, जब ऑफ होगा तो देखो 4 हो जाएगा, वहाँ पे हो गया ना 4। ठीक है, तो काउंटिंग डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब वो सेट हो चुका तो हमेशा सेट रहेगा। अब जैसे सेट ऑफ होगा, देखो जब स्विच को हम लोग ऑन कर रहे हैं तब नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग स्विच को ऑफ कर रहे हैं वैसे हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्विच को जिस समय ऑफ करने जाओगे, बंद करने जाओगे, उस समय आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर वहाँ पे फॉलिंग एज पड़ी है। राइजिंग एज पड़ी है, जैसे स्विच को प्रेस करोगे फटाक से ऑन होगा कुछ समय के लिए, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको विदाउट फॉलिंग और राइजिंग एज के कॉन्सेप्ट के दिखाता हूँ तो देखो क्या इसमें चेंजमेंट आता है। अब जैसे मैं राइजिंग एज फॉलिंग एज हटा देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, और मैं राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट, अरे सॉरी मुझे नॉर्मली कांटेक्ट कर देना चाहिए, कंट्रोल जेड नॉर्मल कांटेक्ट कर देना चाहिए। अब कोई कहेगा सर नॉर्मल कांटेक्ट से क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो देखो नॉर्मल कांटेक्ट करने से क्या डिसएडवांटेज है। हो गया, डाउनलोड कर देते हैं। तो इस तरह से आपको क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखो आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले X0 को ऑन करते हैं और सेट करते हैं। तो मैंने ऑन किया तो सर कहोगे यहाँ तो -1 आ गया, क्योंकि X0 तो अप काउंट करता है, ये डाउन कैसे काउंट कर रहा है हैं? तो एक पल्स माइनस में भेज देता है वो। यदि आप देखो, अब दोबारा जब मैं ऑन करूंगा तब ये 1 बढ़ेगा, तब 0 हुआ, अब ये 1 बढ़ता रहेगा, अब ये 1 काउंट करेगा। मतलब एक पल्स क्या करेगा, डिफर करती है। एक पल्स एक्स्ट्रा ऑन करवाने के लिए, एक्स्ट्रा ऑन करने के लिए एक्स्ट्रा काउंटिंग करना पड़ता है इसको। अब 4 हुआ, देखो 3 हुआ, अच्छा अब 4 हुआ ना। अब ये X4 हमारा डाउन है ना, इसको मैं ऑफ करता हूँ। X4 हमारा डाउन सेंसर है, वो अगर काउंट करेगा तो डाउन काउंट करेगा, मतलब 4 पर से वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं, 3 होनी चाहिए, पर 3 नहीं होगी, 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि M1200 सेट कब होगा, जैसे पल्स जाएगी वैसे सेट हो जाएगा। तो दोनों के पास बराबर पल्स जा रही, काउंटर के पास भी पल्स बराबर पहुंच रही है। जिस टाइम पे M1200 सेट पे पल्स पहुंच रही है X4 ऑन होने से, उसी समय उसी समय काउंटर का जो DCNT है X4 प्रेस करने पे पल्स पहुंचे। तो सेम टाइम पे M1200S पे, M1200 सेट वाला जो आउटपुट है, ये जहां मेरा कर्सर है, इस पे भी सेम टाइम पे पल्स आ रही है, और सेम टाइम पे पल्स पहुंच रही है कहाँ पे, काउंटर पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम टाइम पे अगर पल्स पहुंचेगी तो एक स्टेट वो एक्स्ट्रा काउंट करेगा। अब देखो मेरे पास X4 है, X4 को जैसे प्रेस कर दूं तो क्या हो जाए, ये डाउन काउंट करे, मतलब 4 का मतलब 3 हो जाना चाहिए। अब ये देखो करेगा X5, मैं ऑन करता हूं, जैसे ये क्या किया, 5 काउंट किया। अब मैं एक बार तो एक्स्ट्रा पल्स काउंट कर लिया ना, इसको तो 4 पर से 3 पे आना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो 4 पर से 5 पे स्विच कर गया। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम पल्स दूंगा, अब ये डाउन काउंटिंग करेगा।
तो ये इसका डिसएडवांटेज था। अब 4 किया कि नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अब तो सेट हो चुका है M1200। तो हमको क्या करना पड़ा, मेमोरी बिट को पहले सेट करवाना पड़ता है, और जो M1200 है उसको पहले सेट करवाना पड़ेगा काउंटर के बाद में सप्लाई भेजना है, ठीक है, तब काउंटिंग डाउन होगी। अगर M1200 पहले से सेट नहीं है तो काउंटिंग डाउन नहीं होगी, और M1200 अगर पहले से रीसेट नहीं है तो काउंटिंग अप नहीं होगी। समझ में आया? तो इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा था कि हमको करना पड़ रहा था कि राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा था। अब जैसे यहाँ पे 2 है कि नहीं, 2 बोलो, है 2, बिल्कुल है। अब देखो जैसे मैं X0 अपर सेंसर है ना, अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, यहाँ पे देखो 1 हो गया, एक और गिरा दिया। इसको तो अपर सेंसर है, मतलब कि अब काउंट करना चाहिए, 2 के बदले 3 करना चाहिए था, इसने तो 1 कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं अब ये रीसेट हुआ है ना, अब ये अप काउंटिंग करेगा। तो एक पल्स एक्स्ट्रा काउंट करता है भाई, ये एक्स्ट्रा डाउन करता है जिस भी स्टेट में होता है। तो इसी वजह से हमको करना पड़ रहा था, राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा कि सबसे पहले हमको M1200 को रीसेट कराना है या M1200 को सेट कराना है, तो हमको वहाँ पे राइजिंग एज देना है, फॉलिंग एज हम दे देंगे काउंटर के अंदर। तो हमारा जो काउंटर है बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की आज, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी किस तरह से मैंने किया सारी चीज़ों को। तो मैं फिर से लगा के आपको दिखा देता हूँ, यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ फिर से। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं काउंटिंग करूँगा तो फॉलिंग एज राइजिंग का एप्लीकेशन आपको समझ में आया है कि कहाँ पे हम इसका फॉलिंग राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को बना सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे जैसे ही आओगे आप, यहाँ पे ये देखोगे आप आ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे X0 क्या है, ऑन है ना। अब जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये क्या करेगा, 1 काउंट कर लेगा, 1 काउंट किया। फिर से मैं इसको ऑन करूंगा तब नहीं काउंट करेगा, जब मैं इसको बंद करने जाऊंगा तब काउंटर के पास पल्स पहुंचेगी। बट रीसेट बिट पे जब मैं ऑन करता हूं तब पल्स पहुंचती है, और जब मैं X0 को ऑफ करूंगा तब काउंटर काउंट करेगा 1। नहीं समझे? ऐसे समझो, जब मैं X0 को ऑन कर रहा हूं तो रीसेट बिट M1200 ऑन हो रहा है कुछ समय के लिए, बंद हो जा रहा है, ठीक। और उतने समय जब X0 बटन को मैं छोड़ रहा हूं वापस, तब क्या हो रहा है, तब वो काउंटर को एक पल्स दे के कुछ समय के बाद ऑफ कर दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं देखो अभी ऑन है ना, तो अब जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो एक पल्स भेज देगा कुछ समय के लिए काउंटर के पास, तो काउंटर क्या कर लेगा, काउंट कर लिया। तो 2 काउंट कर लिया कि नहीं, जब ऑफ हुआ स्विच तब उसने काउंटर ने 2 काउंट कर लिया। अब ये क्या हुआ, जैसे ये ऑन होगा वैसे M1200 रीसेट पे एक कमांड जाएगी ऑन होने की, बट वो कमांड सबसे पहले DCNT पे नहीं गई, ठीक। तो M1200 पहले से रीसेट है। अब जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो एक पल्स फिर से चली जाएगी, तो 3 काउंट कर लिया, ठीक। तो जब स्विच को ऑफ करते हो तब काउंटर हमारा काउंट कर रहा है, ठीक है। और जब स्विच को ऑन करते हो तो M1200 रीसेट हो रहा है। और वही हमको काम कराना है कि M1200 को सबसे पहले पल्स देनी है, उसके बाद काउंटर को पल्स देनी है। तो हमने 2 पार्ट कर दिए कि स्विच को जब तुम ऑन करोगे तो M1200 उतने समय M1200 को सप्लाई जाएगी, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो सप्लाई देना बंद कर देगा। और जैसे स्विच को तुम ऑफ करोगे तो एक काउंटर पे पल्स जाएगी कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद वो पल्स बंद हो जाएगी देना। तो एक कुछ समय के लिए एनर्जाइज होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखो तुरंत ऑन हुआ, 3 हो गया। और जैसे अब मैं पहले करता तो क्या होता, पहले वो 4 करता जाके, ठीक है, काउंटिंग अप करता, 1 पॉइंट बढ़ा देता, ठीक है, ये काम होता था, है ना। अब यहाँ पे 2 को 2 हुआ, 2 हो के काम हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं अप पल्स देता और राइजिंग एज फॉलिंग एज ना लगाया होता तो ये क्या करता, इसको पहले 1 करता, 1 और घटा देता, उसके बाद काउंटिंग अप करना स्टार्ट करता। समझ में आया? तो इस वजह से हमको यहाँ पे राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा।
और y0 y1 को कंपेयर करा के कंपेयर करा के बता रहा हूँ, विदाउट कंपेरिजन के यूज करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन कर लिया। ठीक है, पार्किंग सिस्टम का प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया बाय द यूज ऑफ काउंटर। ठीक, DCNT, एक तरफ से काउंटिंग हो रही, दूसरी तरफ से डिक्रीजिंग हो रही है, एक तरफ से इंक्रीजिंग, एक तरफ से डिक्रीजिंग। कितनी गाड़ियां अंदर गई सेंसर ने काउंट कर लिया, तो स्लॉट फुल लिख के दे दिया और स्लॉट एम्प्टी लेके दे दिया। ठीक है, अगर डाउन हुआ तो स्लॉट एम्प्टी लिख के आ रहा है, अगर पांचों स्लॉट भरे हुए हैं तो स्लॉट फुल लिख के आ रहा है। तो ये प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने राइट डाउन किया और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन बिट पे, किस तरह से कंपैरिजन बिट हमारी काम करेगी। तो कंपैरिजन बिट देखो भैया बहुत टाइप की होती हैं। यहाँ सबसे पहले हम जो बात करने वाले एब्सोल्यूट पॉइंट कांटेक्ट टाइप कंपैरिजन पे बात करेंगे। एब्सोल्यूट टाइप का मतलब जैसे कि डेसिमल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, जो दशमलव वाली होते अंक वो नहीं होंगे, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होंगी। ठीक है, n नंबर तक होंगे नंबर, बट ये कहो तुम 10.5 10.6 या 2.5 2.4 या 2.0, तो पॉइंट वाली कंडीशन नहीं होगी, ये विदाउट पॉइंट वाले कंपैरिजन बिट है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट डिस्कस नहीं करते, तो फ्लोटिंग कंपैरिजन होते हैं वो अलग होते हैं। तो फ्लोटिंग वाले हम लोग कल देखेंगे लेक्चर में, बट आज लेक्चर में हम लोग ये सारे कंपैरिजन कमांड देखेंगे, किस तरह से कंपैरिजन कमांड ये सब काम करते हैं। क्लियर? तो ये कंपैरिजन कमांड जो काम करते हैं वो एक्चुअली देखो किस टाइप से काम करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कई टाइप के कंपैरिजन कमांड होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ आपको जनरली बताता हूँ किस तरह से काम करता है कंपैरिजन कमांड। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू पे काम करना, नॉट फ्लोटिंग वैल्यू पे। ठीक, फ्लोटिंग वैल्यू कौन सी होती है, जैसे 2.3 2.4 जिसमें पॉइंट लगता है वो फ्लोटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे विदाउट फ्लोटिंग वैल्यू काम करेंगे, दैट मीन्स एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप पे हम कंपैरिजन पे काम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू पे ओनली काम करेंगे। ठीक है, डेसिमल वाली जो वैल्यू दशमलव वाली है वो वैल्यू हम लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ कई टाइप के कंपैरिजन कमांड होते हैं। तो इस कंपैरिजन कमांड का हम लोग कंपैरिजन कमांड सीखेंगे कैसे काम करती है। इसी कंपैरिजन कमांड का यूज करके आप लोग नया प्रोग्राम बनाओगे पार्किंग सिस्टम का। ठीक, और जब आप बना लोगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो पार्किंग सिस्टम का कंपैरिजन बिट के थ्रू प्रोग्राम देख लेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लिए होमवर्क है आपके लिए। तो ये हम लोग यहाँ पे 16 बिट देख रहे हैं, 32 बिट देख रहे हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। अब ये बताओ, अगर तुम LD कमांड इक्वल लिखते हो तो आपको 16 बिट के मिलेंगे। LD कमांड ग्रेटर देन नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल कंडीशन नॉट इक्वल दिखा रहा है, S1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू S2। ठीक है, तो ऐसा होता है तो कंटिन्यूटी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। कह रहा है यहाँ पे LD ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इस कंडीशन में अगर कह रहा है S1 लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल S2 है तो कंटिन्यूटी होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब आउटपुट ऑफ होगा, कंटिन्यूटी का मतलब आउटपुट ऑन होगा। क्लियर? आउटपुट ऑन होगा दैट मीन्स कंटिन्यूटी कंडीशन है, आउटपुट ऑफ होगा दैट मीन्स डिसकंटिन्यूटी कंडीशन है। भाई अगर दो वैल्यू बराबर है, ये तो सत्य बात है ना, ट्रू बात है, तो ट्रू बात है तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल सही है तो मतलब LED जल जाएगी। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो LED ऑफ हो जाएगी। कैसे? क्या S1 S2 के बराबर नहीं? जैसे मैं कह दूं 2 और 2 2 इक्वल टू 2, तो ये बात सत्य है ना, तो आउटपुट क्या होगा? ऑन होगा, दैट मीन्स कंटिन्यूटी कंडीशन है। ठीक, मैंने कहा S1 की वैल्यू 3 है और S2 की वैल्यू 2 है, ये क्या इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं, गलत बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आउटपुट ऑफ होगा। क्लियर? अगर मैंने कहा 2 1 से बड़ा है, 2 वैल्यू जो है वो S1 की है और S2 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो मैंने कहा 2 बड़ा है क्या S1 1 से, तो कहोगे यस 1 से बड़ा है 2, तो कंडीशन कंटिन्यूटी, आउटपुट ऑन रहेगा। यही अगर बात कह दोगे कि ये 1 क्या है, 1 बड़ा है 2 से, ये तो गलत बात है ना, 1 थोड़ी ना बड़ा हो सकता है 2 से, तो इस केस में क्या होगा? आउटपुट ऑफ होगा। क्लियर? तो जो कंडीशन सही है, सत्य बात है, उसके लिए आउटपुट ऑन होगा, और जो कंडीशन गलत है या फॉल्स है उसके लिए कंडीशन आउटपुट हमारा ऑफ रहेगा। क्लियर? तो ये कंपैरिजन बिट होती है। तो आप अगर 16 बिट के लिए यूज करो तो LD कमांड का यूज करोगे और ये सिंबल डालोगे विदाउट स्पेस, और अगर 32 बिट इंस्ट्रक्शन का काम करो तो DLD डालोगे। क्या डालोगे? DLD, D के साथ LD डालोगे, उसके बाद कंपैरिजन बिट ऑपरेटर लगाओगे,
और सारा एक्शन जो है परफॉर्म कराओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे बात होती है तुम्हारी डी, तो एल डी कमांड यूज कर लोगे इसी तरह डी एल डी, और कमांड होती है इसी तरह से डी और होता है, एंड कमांड होती है इसी तरह से डी एंड होता है। तो इस तरह से सेम होता है, एल डी डालोगे और डालोगे एंड डालोगे तो ये तुम्हारा 16 बिट के लिए यूज होता है, डी एल डी डी और डी एंड तो डालोगे 32 बिट के लिए आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज कंपैरिजन बिट आपको दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एल डी जेड एल डी और ये एल डी जेड का मतलब है जोन कंपैरिजन, जेड जिसमें लगा है वो जोन कंपैरिजन होता है, लास्ट में जिसके जेड लगा है वो क्या है, जोन कंपैरिजन है। तो उस पार्टिकुलर रेंज के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट को ऑन ऑफ करेगा। चलो आओ इस पे पहले देखते हैं हम लोग नया चीज़ क्या है। तो सेट ऑफ करते हैं इसको हम लोग और ये डिलीट कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग कमांड देते हैं, यहाँ पे जैसे पढ़ा एल डी, हमने लिखा एल डी और एक काउंटर उठा लेते हैं जस्ट x0, ठीक है, और इसी के साथ हमें काउंटर तो उठा ली, उस काउंटर को कंपैरिजन भी करा लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग दूसरा इंस्ट्रक्शन डालते हैं यहाँ पे एक काउंटर का CNT, ठीक है, बस ऐसे काउंटिंग पर्पज के लिए ले रहे हैं कि आपको कंपैरिजन बिट समझ में आ जाए कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया C0 और यहाँ पे डाल दिया मैंने 6 डाल देता हूँ, एंटर कर दिया। उसके बाद दूसरा नेटवर्क लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ, देखना अच्छे से देखना क्या क्या कमांड डालता हूँ। मैं डालता हूँ L और D और यहाँ पे एक ऑपरेटर देता हूँ इक्वल वाला, क्या दे दिया, ये तो प्लस हो गया, शिफ्ट के साथ डालता हूँ विदाउट शिफ्ट, तो ये LD और स्पेस लिख के इतना डाल दिया और एंटर मार दिया, तो ये देखो ऑपरेटर के साथ वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे LD और इक्वल लिखा ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ LD और इक्वल का सिंबल दिया, फिर मैं इसको स्पेस दिया। अब पूछ रहा S1 की वैल्यू बताओ, तो S1 की वैल्यू मैंने इसको बता दी भैया कि आपको C0 से बताए, S1 की वैल्यू C0 से मिलेगी। कह रहा ठीक है, और कह रहा फिर से स्पेस दो, कह रहा बताओ S2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा S2 की वैल्यू जो है अगर 6 आ जाता है तो क्या कर दो, आउटपुट को ऑन कर दो, नहीं 5 ही करते, चलो 4 कर लेते, 4 आ जाता है तो आउटपुट को ऑन कर देना। कह रहा देखो, तो मैंने इंस्ट्रक्शन भी लिखा और S1 की वैल्यू लिखी, फिर S2 की वैल्यू लिखी और एंटर मार दिया, तो ये पूरा वैल्यू निकाल लिया। क्लियर, अब यहाँ से एक आउटपुट है, तो हमने कहा यहाँ से आउटपुट जो है, तो तुम आउट जो है वो Y0 को तुम ऑन करवा देना। अगर 4 के बराबर वैल्यू आ जाए इस काउंटर की तो आउटपुट क्या हो जाए, ऑन हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये कंपेयर करेगा। इसी तरह से दूसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, यही लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LD के साथ ही लिखा हूँ ना, चलो ठीक है। अब एंड इंस्ट्रक्शन अगर यूज करना हो तो LD इसी तरह से यूज करोगे आप। ठीक है, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन जिससे मुझे लिखना है, अब जब मैं इसके पैरेलल कोई जगह बिट डालना चाहता हूँ तो मुझे और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पहले अच्छा मल्टीप्लाई में, अगर इसी के मल्टीप्लाई में हमको कोई बिट डालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एंड, क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई के कंपैरिजन बिट में कोई बिट अगर लिखना चाहते हो तो एंड क्या लिखोगे, एंड लिखोगे। क्लियर, तो मैं एंड तो लिखना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 हो और साथ ही साथ ये ग्रेटर देन का सिंबल हो। किसका सिंबल हो, ग्रेटर देन का। ठीक है, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक, तो इस तरह से सिंबल जो है ये लिख के आ गई कि ये C0 जो है वो कंपैरिजन करेगा। जैसे ही C0 की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, ठीक, उस केस में ये जो हमारा सिंबल है ये आउटपुट को ऑन करने की कोशिश में रहेगा, बट जब तक 4 नहीं होगा तब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एंड
मैंने एंड लिखा तो मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई। दो कंपैरिजन बिट को मल्टीप्लाई करना तो एंड इंस्ट्रक्शन लगाओ, ठीक है। तो मैंने पहले एल डी लिखा, बाद में एंड लिखा, एंड लिख के जैसे किया तो वो सीरीज में मल्टीप्लाई कर देता। अब अच्छा इसी पे देखो, मैंने जैसे और करना हो तो मैं चाहता हूँ और, तो मैंने और लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, और लिखा। जब मैंने और लिखा तब क्या होगा, सोचो। और लिख के जैसे मैं यहाँ पे मान लो कर देता हूँ लेस देन, क्या कर दिया, लेस देन कर दिया, ठीक है। और मैंने एड्रेस दे दिया स्पेस दे के C0, फिर मैंने स्पेस दिया एक, यहाँ पे हमको S2 की वैल्यू डालनी है, तो हमने कहा लेस देन जब तक रहे 3 से, ठीक, और एंटर कर दिया। तो देखो पूरा और निकाल दिया। और इंस्ट्रक्शन यही तो होता है, पूरा और कर देना, टोटल का और कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ कहा कि अब मुझे इसके सीरीज में डालना है, ठीक है, लेस देन के सीरीज में डालना है। तो मैं चाहता हूँ कि एंड इंस्ट्रक्शन लिखूँ तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, एंड में तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एंड लिखने के बाद मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसको लगाता हूँ इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन, और फिर मैं इक्वल देता हूँ। इस तरह से लिखना है आपको कमांड। फिर आपको क्या करना है, लिखना है और सॉरी C0, फिर स्पेस देना है और आपको लिखना है 5 और आपको एंटर मार देना है। तो LD कमांड तो वहाँ ले लिया, ये सॉरी यहाँ पे आपको LD कमांड लेना है। तो इसको आप कॉपी मैं कर लेता हूँ इतना ये कमेंट। और अच्छा एक चीज़ ज़बरदस्त देखो, ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है, 3 डॉट, ये ओके फिर कैंसिल और बीच में 3 डॉट, 3 डॉट पे क्लिक करो आप, ये देखो इसकी स्पेसिफिकेशन खुल के आ जाती है कि ये कितने LD कितने इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे एंड है, डी एंड है, ठीक, सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है। API नंबर कौन सा है, 230 है, काउंटिंग वैल्यू क्या है, इसमें कितने कितने एड्रेस दे सकते हो आप, वो सारी चीज़ें बता रखा है वो, ठीक है। और स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, आगे पीछे भी करके देख सकते हो। ये सारी डिवाइस रेंज क्या है, S1 एड्रेस होता है सोर्स एड्रेस, S2 एड्रेस होता है सोर्स डिवाइस एड्रेस 2, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हो। S1 में वैल्यू क्या दे सकते हैं, K दे सकते हैं, H दे सकते हैं, KNX KNY KNM KNS, ठीक, TCD, तो हमने यहाँ पे D दिया है तो D हो गया, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो D है तो कह रहा है @ आप D ऐड दे सकते हो, इसमें इंडेक्स रजिस्टर दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। @ का यूज कैसे करेंगे हम लोग बताएंगे आपको, @ कैसे यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे अच्छा हमको इसके सीरीज में लाना है तो इस पर क्लिक करना होगा, इसके सीरीज में लाना होगा इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे लाना होगा तो ये रेड आइकन होगा तो मतलब यहाँ पे डालेगा। तो हमको क्लिक कहाँ करना है, 3 वाले पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस पर क्लिक करो और इंस्ट्रक्शन कॉपी करो, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर दो, पेस्ट करो यहीं पे और एंटर कर दो। देखो सीरीज में डाल दिया इसके ना। ये इसमें थोड़ा लैडर डायग्राम जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो मैंने तुमको LD इंस्ट्रक्शन बताया कि LD इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं आउटपुट को किस कंडीशन में ऑन कराएगा, है ना। तो आपको जिस तरह से यूज करना है इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो आप। तो मेरे पास ये कंडीशन आ चुकी है और जैसे मैं इसको देखो ऑन करना स्टार्ट करता हूँ, ऑन कराता हूँ, ऑन हुआ, ठीक है, एक काउंट किया। अब एक बात यहाँ पे अच्छे सोचो, क्या एक देखो सब में लिख के आ चुका, सब में एक लिख के आ चुका, एक कम है ना, किससे, 3 से, सही बात है। तो ये तो सप्लाई पास कर रहा है यहाँ तक, बट ये क्या कर रहा है, सप्लाई आने कौन नहीं दे रहा। इसके सीरीज में ये पड़ा, ये कह रहा है जब तक 5 से बड़ा नहीं हो जाएगा या 5 के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुमको सप्लाई नहीं दूंगा। इसको ये वाला जो जिसपे मेरा कर्सर है ये बोल रहा है इंस्ट्रक्शन कि 5 जब तक C0 की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम सप्लाई नहीं भेजेंगे। किसको, इस ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है जिसपे मेरा कर्सर है, इस वाले इंस्ट्रक्शन को, ठीक है।
फिर ये कह रहा है कि भैया जब तक 4 नहीं इक्वल हो जाएगा तब तक हम तुमको सप्लाई नहीं देंगे। जैसे वैल्यू C0 यहाँ पे 4 इक्वल होगा, ये कहेगा लो ग्रेटर देन वैल्यू तुम। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फिर से ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। ऑन किया, यहाँ पे देखो 2 काउंट हो गया, पर अब 2 तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये तो कंडीशन क्या होगी, अभी तो बराबर नहीं हुई। तीसरी कंडीशन बनाते हैं अभी। अब क्या हुआ, अब तो 2 से बड़ा हो गया ना 3। C0 की वैल्यू बड़ी हो गई ना, C0 की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू S2 में 2 है, तो 3 बड़ा होता है 2 से, ये तो सत्य बात है, ट्रू बात है, तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। नहीं ऑन होगा, क्यों? क्योंकि इसके सीरीज में ये पड़ा है जब तक ये 4 के बराबर नहीं आ जाएगा तब तक सप्लाई नहीं भेजेगा आगे। अब देखो, अच्छा ये हुआ 4, देखो ऑन हो गया ना, देखो 4 4 के बराबर है, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है ये सप्लाई भेज दिया इस ग्रेटर देन वाले को। और ग्रेटर देन में ये बात सत्य है कि 4 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 2 से, तो 4 बड़ा हो गया 2 से, तो कह रहा है ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। जब 4 इक्वल टू 4 हो गया और 4 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो उस केस में Y0 को ऑन कर दिया इसमें, अब ऑन ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, अब देखो ऑन कब होगा, जैसे 5 होगा तो देखो क्या होगा, नीचे वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब देखो 5 हुआ, अब ये क्या 5 और 4 के बराबर है? नहीं भैया, 5 और 4 बराबर नहीं है, 5 4 से क्या है, बराबर नहीं है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा आउटपुट। सर कहोगे ये नीचे वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नीचे वाली कैसे हो जाएगी? अच्छा 5 5 के बराबर तो होता है, चलो ठीक है, यहाँ तो ये तो सही है, ये वाली कंडीशन जिस पे मेरा कर्सर है। दूसरी कंडीशन आप जो देख रहे हो उसके जो सीरीज में पड़ी है ये वाली कंडीशन जिस पे मेरा कर्सर है, क्या 3 बड़ा होता है 5 से? नहीं होता है, तो बताओ कैसे आउटपुट को ऑन कर देगा? नहीं करेगा ना। तो इस तरह से वैल्यू को हम कंपेयर कराते हैं, चाहे यहाँ पे C0 की जगह पे टाइमर का एड्रेस डालना होता तो टाइमर का एड्रेस भी डाल सकते थे, टाइमर को टाइम कंपेयर करवा सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कमांड का यूज करते हैं। अच्छा TCMP हम लोग देखे थे, जोन कंपेयर टाइम देखे थे, ठीक है, और टाइम कंपेरिजन कमांड देखे थे, ये सारी कंपेरिजन कमांड तो हम लोग वहाँ पे देख ही चुके थे। उसी तरह से ये भी कुछ कमांड होती हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, अच्छा वो जो मेनली कमांड थी वो टाइम को कंपेयर करने के लिए ओनली यूज होती थी, है ना। बट इन कमांड को भी हम लोग टाइम के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, किसी के कोई भी वैल्यू हमको कंपेरिजन करना है तो कर सकते हैं। बट जो TCMP है वो केवल टाइम कंपेरिजन के लिए ही कमांड यूज होगी। बट ये वाली जो दिखा रहा हूँ अभी तक मैं आपको इंस्ट्रक्शन, ये जो LD इंस्ट्रक्शन वाले हैं या और इंस्ट्रक्शन या एंड इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इंस्ट्रक्शन का जो यूज किया जाता है वो सब किया जाता है किस लिए, चाहे टाइम के साथ कराओ इसको कंपैरिजन, चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कंपैरिजन कराओ, किसी वैल्यू के साथ आप कंपैरिजन कराओ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसमें से फंक्शन F1 प्रेस करके दिखाता हूँ, इसकी कंडीशन में ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इतने सारे इंस्ट्रक्शन है, इन्होंने कहा LD का यूज कर लो, DLD का यूज कर लो, यदि S1 S2 इक्वल होंगे तब आउटपुट हमारा ऑन होगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा ऑफ होगा। क्लियर है? इस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें हम लोगों को बताई। अब हम बात करते हैं आपसे LD, तो हम लोग LD से बात कर लिए, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिए, एंड इंस्ट्रक्शन कैसे कंपैरिजन कमांड में यूज करते हैं वो भी बता दिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिए कि जैसे और लाना होता तो पैरेलल में लाना पड़ेगा, और कमांड कब डालोगे, पैरेलल में लाने के लिए। एंड कमांड कब डालोगे, जब मल्टीप्लाई करना होगा तब डालते। भाई बेसिक तो पढ़ चुके हो ना, एंड गेट क्या होता है, दो वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, तो उसी तरह दो कंपैरिजन बिट मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड इंस्ट्रक्शन के साथ, और इंस्ट्रक्शन डालोगे तो पूरे के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से हमको पैरेलल कमांड लगाना और इंस्ट्रक्शन लिखना, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गया। तो और किस तरह से काम करता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई, और कैसे काम कर रहा है वो भी बताया, और एंड कैसे काम कर रहा है वो भी बताया। ठीक, तो LD और एंड ये हम लोग जान चुके हैं। अब बचा है DLD, डी और डी एंड, इसको देखते हैं कैसे काम होता है। ठीक है, तो ये कमांड हमारे पास अभी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं यहीं पे एक इंस्ट्रक्शन लेता हूँ जस्ट इसके नीचे,
यहाँ पे मैं DCNT को निकाल लेता हूँ, DCNT स्पेस देता हूँ और इसको मैं नाम दूंगा C200 काउंटर, और फिर स्पेस दूंगा। फिर मैं बताऊंगा भैया तुमको 6 ही काउंट कर, एंटर कर दूंगा। और इसके साथ मैं एक LD कमांड दे के और इसको X1 कर लूँगा, एंटर कर देता हूँ। फिर तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे D है ना, अब यहाँ पे देखो ओनली CNT लिखा था, मतलब ये 16 बिट का काउंटर था, ठीक है। और ये जो बिट हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी कितनी हैं कंपैरिजन कमांड में, ये सब 16 बिट हैं। तो 16 बिट वाले के साथ आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे LD या और या एंड, ये 16 बिट के कंपैरिजन बिट हैं ये वाले, तो इनके साथ ये कंपैरिजन बिट यूज करोगे। पर डी वालों के साथ 32 बिट होता है, तो 32 बिट के साथ 32 बिट वाला कंपैरिजन कमांड यूज किया जाता है। तो 32 बिट के साथ कौन है, DCNT, ये 32 बिट का है। अब यहाँ पे जो कमांड लगाओगे वो क्या लगाओगे, अब जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है DLD, क्या लिखना है DLD, तो मैं DLD लिख के एंटर मार दूंगा, देखो डी में आ गया, ठीक। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं मुझे इसमें करना है DLD, तो मैं फिर से DLD कर सकता हूँ, एंटर कर दूंगा। इसको डिलीट कर देता हूँ इसका, सॉरी DLD। अब यहाँ चाहे DLD लिखो या तुम एंड LD लिखो, ठीक, एंड लिख सकते हो, एंड लिख दो, पर डी एंड लिखो, डी एंड जैसे लिखोगे वैसे एंटर करोगे, ये इंस्ट्रक्शन एंटर हो जाएगा ये वाला डी के साथ। तो ये 32 बिट का होता है, क्लियर है। अब इसी तरह से तुमको और लिखना है तो और भी लिख सकते हो। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, टोटल इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ और फिर से बता देता हूँ। यहाँ देखो जैसे मैं लिखता हूँ मैं, अच्छा देखो सबसे पहले एंड बताता हूँ, एंड डी एंड 32 बिट के साथ काम कर रहे हो ना, ओनली एंड लिखोगे तो 16 बिट का आ जाएगा, तो डी एंड। उसके बाद S1 की वैल्यू मांगेगा तुमसे, कह दो S1 की वैल्यू हमारे पास है, S1 का है मतलब एड्रेस देना होगा, तो C200 कह दो। फिर कहोगा S2 की वैल्यू क्या होगा, तो मैंने कहा 2 है, एंटर मार दिया। तो देखो निकल के आया डी एंड आ गया। सॉरी इसके साथ कंपैरिजन बिट नहीं लगाया था मैंने, अरे यार क्या प्रॉब्लम करते हो तुम भी। डी एंड इसके साथ कंपैरिजन बिट इक्वल वैल्यू, और इसका S2 वैल्यू क्या है C200, और फिर उसके बाद C200 के बाद क्या देना है, 2 देना है, एंटर कर दिया। तो ये देखो इस तरह से आ जाएगी वैल्यू, क्लियर। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, दूसरा कंपैरिजन कमांड लिखना है, जैसे एंड लिखना है, डी एंड और कंपैरिजन कमांड मान लो हमको देनी है ग्रेटर देन की, और इसी के साथ ग्रेटर देन के साथ दूसरी वैल्यू इसका एड्रेस देना C200, फिर स्पेस देना है, फिर हमने कहा 3 कर दो, एंटर मार दिया। तो डी के इस तरह से निकल आएंगे। अब हम चाहते हैं पूरे के पैरेलल आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अगर इस इंस्ट्रक्शन पे ले रखेंगे, अच्छा अगर यहाँ पे तुम क्लिक करोगे और इस कर्सर को इस तरफ से खींचे जाओगे तो ये देखो एक पूरा जोन कवर कर लिया ना जोन कवर। अब यहाँ पे जैसे तुम कमेंट डालोगे, जगह डी डाल दोगे, ये सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी, या लिख दूंगा और पर डी और चाहिए हमको, तो सबसे पहले डी और कंपैरिजन कमांड जो मैंने डाल दी वो ये डाल दिया, और C200 दे दिया स्पेस करके, ठीक, और फिर से स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद फिर मैंने कहा भैया 4 कर लो, एंटर कर दिया। तो देखो और ले लिया। जब मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, इस साइड से मैंने यहाँ पे राइट साइड से सिलेक्ट किया, ठीक है, जिसपे मेरा कर्सर, और मैं इसको लेफ्ट साइड की ओर ले जा रहा हूँ सर्कल, तो ये देखो सेलेक्ट कर लिया, पूरा जोन सेलेक्ट कर लिया ना। अब इसी के पैरेलल आ जाएगा। अब तुरंत आप कीबोर्ड पे क्लिक करो, जो भी लिखना है वो डाल दोगे इंस्ट्रक्शन, तो इसके नीचे आ जाएगा, और अगर डाल दोगे, है ना। इस तरह से भी किया जा सकता है, क्लियर। जगह पैरेलल कनेक्शन करना है तो इस पूरे के। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा मैं लिखता हूँ, अब मुझे इसी के मल्टीप्लाई में डालना है, तो आप एंड लिख लो। क्या लिखोगे, एंड। भाई दो चीज़ें मल्टीप्लाई में कब होती हैं, एंड में होती ना।
या मैं DLD भी लिख दूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जगह मैं DLD भी लिख दूंगा, दोनों इंस्ट्रक्शन सेम ही होते हैं। DLD भी लिख के एंटर मार दूंगा तब भी उसके पैर में चला जाएगा वो, समझ रहे हो। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो यहाँ से, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छा लगता है। अब इक्वल लगा सकते हो तो इक्वल डाल के मार दो। मेरा DLD, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शन लिखा मैंने और इसको लिखा DLD, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ये कमांड दिया मैंने और इसको लिखा C200 और इसको लिखा मैंने 5, एंटर कर दिया। तो कह रहा है इक्वल इंस्ट्रक्शन, शायद ये चीज़ ग्रेटर देन रहती हो, इस साइड तरह सिंबल होता हो, हाँ यही होता होगा, ठीक है। और इक्वल दोगे, एंटर मारोगे, अभी प्रॉब्लम कर रहा है, दैट मीन्स स्पेस मांग रहा होगा तो स्पेस दे दो। अब एंटर करो, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। DLD लिखोगे तब भी ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन यहाँ से, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आप ला सकते हो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये D के साथ है तो DCNT को कंपेयर करके रखोगे। 32 बिट का एड्रेस है जिसके साथ D लग गया, वो मान लो 32 बिट हो गया, तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन 32 बिट वाले से कंपेरिजन होगा। 16 बिट का इंस्ट्रक्शन 16 बिट वाले से कंपेरिजन होगा, सबका अलग अलग होता है, क्लियर है। और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कई टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको काम करने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 है, 6 क्या 2 2 के बराबर होता है, हाँ होता है बराबर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, आउटपुट ऑन कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें बताओ। पर ये कंडीशन तो फॉल्स हो जा रही जिस पे मेरा कर्सर है, ठीक। 2 ग्रेटर देन 3 से नहीं होता तो आउटपुट नहीं ऑन होना चाहिए। पहली वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई। दूसरी वाली कंडीशन, क्या 3, ये 5 पड़ा है ना और 2 पड़ा है, 5 बड़ा है 2 से, बिल्कुल बड़ा है, तो इसके आगे सप्लाई जाएगी। कह रहा 4 बड़ा है 2 से, बिल्कुल बड़ा है, तो आउटपुट इसके आगे सप्लाई जाएगी। दैट मीन्स नीचे वाला इंस्ट्रक्शन जो नीचे वाली कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसकी वजह से आउटपुट क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, क्लियर। ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर से ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, फिर से ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन देखो क्या पहुँच चुकी है, -1 पहुँच चुकी है ना, -1 पहुँच चुकी है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि कंडीशन एग्जीक्यूट करो, भाई ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं अपने लोगों को, है ना। कह रहा है -2 चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव काउंटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव काउंटिंग कर रहा है। तो नेगेटिव काउंटिंग अगर कर रहा है तो इसके लिए M1200 का यूज करोगे तो पॉजिटिव काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग कंपेरिजन कमांड का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, कि जो मैंने कंपेरिजन कमांड आपको पढ़ाए, फंक्शन F1 प्रेस किया मैंने और उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया और मैं इनपुट आउटपुट में गया। यहाँ पे देखो मैंने कंपेरिजन कमांड कौन कौन सी आपको बता दी अभी तक। ये जितने भी कॉन्टैक्ट टाइप हैं ये सारे बताया मैंने, ठीक। LD से लेके ये 6 वाले सारे बताए किस तरह से काम करना है कंपेरिजन कमांड। ये 16 बिट के लिए काम करेंगे, ठीक है। कितने बिट के लिए, 16 बिट के लिए। उसके बाद मैंने बताया कि भैया एंड वालों से भी लिया जाता है, तो एंड इंस्ट्रक्शन डाल के भी वो इंस्ट्रक्शन निकाला जा सकता है बाहर, तो मैंने एंड इंस्ट्रक्शन भी तुमको यूज करना बताया। दूसरा मैंने कहा भैया कि और इंस्ट्रक्शन के साथ भी काम होता है ना, तो मैंने और इंस्ट्रक्शन भी आपको डाल के बताया, जहाँ भी पैरेलल लेना है तो और इंस्ट्रक्शन डालो। उसके बाद आता है कंपेरिजन बिट, जोन कंपेरिजन बिट। तो अब जोन कंपेरिजन बिट कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर। तो जोन कंपेरिजन बिट जो होता है वो केवल 16 बिट के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। अब जोन कंपेरिजन की देखते हैं, जोन कंपेरिजन में DLD आता है कि नहीं आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं अभी। तो ये जोन कंपेरिजन बिट जो है हमारे पास कैसे आएगी वो सारी चीज़ें देखो। यहाँ पे जो जोन कंपेरिजन है ना वो S1 -S2
फिर कंपैरिजन बिट लगाएगा, उससे पहले मॉड करेगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। भले नेगेटिव आएगा, जब मान लो कि लिखा हो ऐसे आपके पास 1 - 2 का मॉड ग्रेटर देन मॉड S3, तो हर केस में मॉड लगा है, तो मॉड का मतलब ये होता है कि वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट वो आनी पॉजिटिव ही है। मॉड का मतलब तो यही होता है ना बेसिक, कि जो वैल्यू है वो भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट दोनों वैल्यू जैसे -2 और 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, बट ये दोनों आंसर को जगह मॉड के अंदर रखोगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि वैल्यू होती है पॉजिटिव, इस वजह से क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक, तो इसी तरह से इसके सारे कंपैरिजन होते हैं। तो ये पार्टिकुलर रेंज के अंदर काम करता है। किसके अंदर काम करता है, पार्टिकुलर रेंज के अंदर काम करता है। वो देखो कैसे होता है। जैसे रेंज होता है 2 3, जैसे मान लिया 2 से लेके 6 तक डाल दिया कि 2 से 6 के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा तब आउटपुट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ऑफ होना चाहिए। चलो आओ इस पे काम करके देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन ये वाले जो हैं वो डिलीट कर लेते हैं, और ये डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब जैसे देखो मैं और लिखूंगा, तो फर्स्ट और जो लिखूंगा, सिंपल और लिख रहा हूँ, जोन कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ, तो और अगर मैं सिंपल लिखता हूँ और इसके साथ मैं एक इक्वल लगाता हूँ, ठीक है, और के साथ लिखते समय मैं और जेड करना, क्योंकि और जेड करोगे तभी जोन कंपैरिजन आएगा। इक्वल लिखने के बाद मैं इसको एड्रेस देता हूँ। अब डी तो लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब 32 बिट नहीं यूज करूँगा, केवल 16 बिट का यूज करने जाऊँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्पेस देके C0, फिर उसको बताना पड़ेगा S2 में वैल्यू डाल दूँ बेटा 2। हमने एंटर कर दिया 2, तो जोन कंपेरिजन आ गया इक्वल टू जेड का। इसमें मगर 3 वैल्यू मांगता है, कितनी, S1 S2 S3। ठीक, तो S3 वैल्यू जो होगी वो हमारी जगह बराबर होगी किसके, अब ये वैल्यू कंपेयर करेगा ना, C5 है, ठीक है, तो वो वैल्यू कंपेयर करता रहता है। इसके लिए एक रीसेट बिट बना देते काउंटर को रीसेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक रीसेट कमांड डाल देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग समझ पाएँ किस तरह से कंपैरिजन कमांड काम करे। तो यहाँ पे एक LD कमांड लिखते हैं सिंपल, और X2 एंटर मार देते हैं, और एक रीसेट RST, और इसके साथ हम लोग डाल देते हैं स्पेस देके C0 को रीसेट करवाना है, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं सबसे पहले करवाऊंगा रीसेट ऑन करके, ठीक है, और इसको ऑफ करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा डाउनलोड करवा देता हूँ जिससे कि रीसेट हो जाए। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैंने नहीं दी है। यहाँ पे वैल्यू मैं देता हूँ 3, मार देता हूँ, क्लियर, और इसको डाउनलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, यहाँ पे वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, काउंटर रीसेट है, और इसको मैं ऑफ करता हूँ, तो ये काउंटर रीसेट हो चुका है। अब मैं जब ऑन करूँगा तो देखो क्या होगा, मैं जैसे ऑन किया तो 1 काउंट करने की कैपेबिलिटी किया, फिर उसने 2 काउंट भी किया, फिर 2 मैंने बंद किया, तो 2 काउंट हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज़ देखो, क्या 2 - 2 तो 0 होता है, इक्वल टू 3 तो होता नहीं है। देख लो अच्छे से, यहाँ से इक्वालिटी क्या बता रही है, इक्वल वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन जहाँ मेरा कर्सर है, S1 - S2, 2 - 2 का माड 0 इक्वल टू क्या, S3 वैल्यू है माड के, नहीं है क्योंकि 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अभी कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब देखते हैं, सेट ऑफ किया, सेट ऑन किया, 4 हो गई, कितनी वैल्यू हो गई, 4, 4 हो गई ना। अब जगह 4 हो गई, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। क्या 2 इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब हमको 5 करना पड़ेगा तभी ये ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। अब देखो क्या 5 होने पर क्या आउटपुट ऑन हो गया, 5 - 2 का माड
वैल्यू आई पॉजिटिव 3 और 3 माड इक्वल टू 3 होता है। देखो यहाँ पे देखो S1 की वैल्यू कितनी आई 5, S2 की वैल्यू कितनी है 2 और इक्वल टू कितना है 3। तो माड 3 इक्वल टू माड 3, तो कंटिन्यूटी कंडीशन ट्रू हो गई भैया। माड 3 इक्वल टू माड 3 आ गया, इसका मतलब 3 इक्वल टू 3 ही तो होता है, ये तो बात सत्य है ना। इस वजह से आउटपुट ऑन हो गया, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो आउटपुट ऑफ रहता। क्लियर। तो इस तरह से तुम जोन कंपैरिजन बिट का भी यूज करते हो। अब इस तरह से कोई भी जोन कंपैरिजन बिट का डाल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही। अब मैं यहाँ पे अगर और लिखता हूँ तो इसके पैरेलल जाएगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ और, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और मैं आप तुमको डी वाला दिखाता हूँ। डी अपने पास है ना, डी और दिखाता हूँ, और डी और के साथ मैं लिखता हूँ कंपैरिजन बिट यदि ग्रेटर देन हो तभी चले। ठीक है, मान लो मैंने कहा 3 से ग्रेटर देन हो जब तब चलना चाहिए, तो मैंने 3 से ग्रेटर देन करने के लिए मैंने ग्रेटर देन सिंबल लगा दिया, ठीक, विदाउट स्पेस। अब मैं क्या करूँगा, इसको वैल्यू दूंगा स्पेस देके C200, क्योंकि हमारे पास DCNT वही तो है। डी और डी ले रहा हूँ तो डी और का मतलब 32 बिट ले रहा हूँ, 32 बिट काउंटर का भी तो एड्रेस लेना पड़ेगा। तो C200, फिर उसको वैल्यू मैंने दे दिया 3 और एंटर कर देता हूँ। तो देखो क्या हो गया, और इंस्ट्रक्शन लिखा था ना डी और, देखो इस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो देखो DLD भी लिख के आ सकता है, और मैंने जो लिखा है वो डी और भी लिख के आ सकता है, या तुम यहाँ पे डी एंड डालोगे तो मल्टीप्लाई करके देगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसको रीसेट करवा देता हूँ, फिर मैं इसको 32 बिट वाले को देखता हूँ कैसे काम करेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अभी इसकी कंडीशन तो है नहीं, पर इसकी कंडीशन हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं X1 वाले की। X1 में -3 चल रहा है, बट इसके लिए भी हम लोग एक रीसेट कमांड यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पे वैल्यूज अगर वो डाल रहा है तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, -3 आ रहा है आपके पास, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर ये -5 एंटर करवाता हूँ तो देखता हूँ कैसे होगा। -5 कर दिया मैंने, क्या कर दिया, -5, और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ फिर से। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू कंपैरिजन की जा सकती हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू कंपैरिजन हो सकती हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखना किस तरह से काम होता है। यहाँ पे DLD लाया हूँ मैं ना, यहाँ मुझे जोन कंपैरिजन की लानी थी कमांड, तो मुझे जोन कंपैरिजन के लिए तो क्या करना पड़ेगा, डी तो हमारे पास है, पर मैं चाह रहा हूँ कि LD भी है अपने पास, DLD जेड एंटर। ओके, तो DLD मैंने एंटर मारा तो ये इंस्ट्रक्शन निकल के आ गया। तो -5 यहाँ पे है, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 हो और यहाँ 1 आ जाए। यहाँ पे होना चाहिए 3। क्लियर है। क्यों ना वैल्यू यहाँ पे माइनस में जाएगी, बट ये वैल्यू -3 और -2 ऐड होगा, -5 बनेगा, और वो 5 जो है वो ग्रेटर देन होगा 3 से, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देखना अच्छे किस तरह से होगा। मैं डाउनलोड कर देता हूँ इसको पहले, ठीक है। ये आउटपुट ऑन क्यों है भाई, आउटपुट ऑन हो रहा है इसकी वजह से। -4 हुआ। अब जैसे -4 और ये -2, तो कितना होगा, -2 -4 -6 माड के अंदर है, तो माइनस की वैल्यू तो आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। क्या क्या 6 ग्रेटर देन है 3 से, बिल्कुल सही है, 6 ग्रेटर देन है 3 से, 6 बड़ा होता है 3 से, इस वजह से Y0 ऑन, अदरवाइज Y0 क्या रहता, ऑफ रहता। क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से कंपेरिजन, क्योंकि अरे भाई सिंपल सी बात देखो ना यहाँ पे यार, कोई बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ देखो हमारे पास ग्रेटर देन पड़ा है ना DZ, हमने LDZ डाला था,
ग्रेटर देन वाली कंडीशन कहाँ पे है, ऊपर वाली सबसे देखो, यहाँ पे देखो S1 की वैल्यू कितनी है -4, माड लगाओ, माड माड S1 की वैल्यू -4, S2 की वैल्यू है S2 की वैल्यू है 2, तो -4 माइनस का 2 ऐड होगा -6, माड के अंदर है तो माड के अंदर से वैल्यू जब बाहर निकलेगी तो क्या होगी, प्लस की वैल्यू होगी तो 6, 6 बड़ा है किससे, माड S3 से, S3 वैल्यू, S3 में कितनी वैल्यू डाल के रखी मैंने 3, तो 3 क्या है, बड़ा है, बड़ा है कि छोटा है, 6 से तो छोटा है, ठीक है 6 से छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि 6 ग्रेटर देन 3, तो इस केस में y0 ऑन रहेगा, ये बात सत्य है कि 6 बड़ा होता है 3 से, इस वजह से हमारा y0 ऑन, अदरवाइज y0 क्या होता, ऑफ होता। तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक इंस्ट्रक्शन को यूज करने बताया कि किस तरह से कंपैरिजन बिट में कितने टाइप के कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी कंपैरिजन कमांड हैं वो सब खत्म कर देंगे, ठीक। तो इस वीडियो में आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको समझने में। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने यूज कर लिए, LD-Z, LD एंड और जेड, और का मतलब पैरेलल में लाना है तो लाओ, सिंगल लाना है आपको कंपैरिजन बिट तो और डाल सकते हो, सिंगल LD लाना है तो सिंगल डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से एंड का मतलब, एंड का मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई सीरीज में लगाना है तो आपको एंड इंस्ट्रक्शन कंपैरिजन बिट का यूज करना है, ठीक। जैसे तुमको दो फंक्शन सीरीज में डालने हैं, मान लो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, एंड ग्रेटर देन इक्वल एंटर, एंड लेस देन इक्वल एंटर, तो ये दोनों सीरीज में इंस्ट्रक्शन लग जाएंगे, तो ये काम होता है एंड का। अगर तुम ऐसे भी लिखोगे LD तब भी काम करेगा, LD ग्रेटर देन इक्वल एंटर, फिर उसी इंस्ट्रक्शन पे इक्वल क्लिक करके रखोगे, फिर लिखोगे LD लेस देन इक्वल एंटर, फिर तो तब भी एंड वाला बन जाएगा, ठीक। तो आपको इंस्ट्रक्शन किस तरह से यूज करना है, अब करते करते प्रोग्रामिंग हमेशा के लिए याद रहते हैं, इंस्ट्रक्शन याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज करो। मैंने आपको इतने सारे कंपैरिजन बिट बताए, ये बताया जोन कंपैरिजन कैसे होता है, ये कॉन्टैक्ट टाइप कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, जितने सारे मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किए, है ना। तो आप देख सकते हो कितने मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए आज। ये इंस्ट्रक्शन आप तक आपने शायद कंपैरिजन बिट सीखे होंगे बट एंड LD इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं सीखे होंगे, और के साथ नहीं सीखे होंगे, जोन कंपैरिजन नहीं कोई आपको बताया होगा। तो ये जितने मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे, इतने सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता रखे किस तरह से काम करते हैं, इसके आप मैनुअल में भी जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में, क्लियर है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने बता रखे, इतने इंस्ट्रक्शन मैंने ये बताया आपको, ठीक है आज। और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बता दूंगा, लॉजिकल ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है, इसका मैं थर्ड लेक्चर नंबर 26 से 27 आएगा, तो उसमें मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। माइंड वगैरह ये सारी चीज़ें, मैट्रिक्स वगैरह भी यूज कर दूंगा। टाइमर वाले तो हम लोग कर चुके हैं, ये वाले सारे पार्टिकुलर जितने भी टाइमर हैं ये वाले भी इंस्ट्रक्शन हम लोग कर चुके हैं सारे, एंड TCMP ZCP क्या होता है, टाइम जोन कंपेयर क्या होता है, टाइम एडिशन क्या होता है, टाइम सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक, टाइम राइट डाउन करना क्या होता है, टाइम रीड करना क्या होता है, आवर डी आवर क्या होता है, ये सारे पार्टिकुलर कैलेंडर जो है वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन बचती है, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है भाई, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए है कंडीशन, ठीक है। ZRST वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। और भी सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल ऑपरेशन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लेंगे एक ही बार में, ठीक है। और तो ये सारे ये वाले जो इंस्ट्रक्शन है ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये PN INV PLS IFLS, ठीक है। MCR नहीं पढ़ा, MCR पढ़ा देंगे, ठीक है। और सारे इंस्ट्रक्शन ये हम लोग कर चुके हैं ऊपर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें और कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर चुके हैं। और जो आपने यहाँ पे कंपैरिजन कमांड वाले देखे, ये सारे इंस्ट्रक्शन आज हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए, 313 से लेके 224 तक यूज किए। सारे कॉन्टैक्ट को मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को कंपैरिजन कमांड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कभी पर पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि हमारे पास जोन कंपैरिजन वाला है, तो जोन कंपैरिजन में क्या होता है कि हमको जब भी ओनली पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग जोन कंपैरिजन लगाते हैं, ठीक। जोन कंपैरिजन में जब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू कैसी भी वैल्यू आए,
काउंटर के पास, बट हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कंपैरिजन चाहिए। तो आप इस तरह से ये वाले जोन कंपैरिजन वाले जो हैं कमांड इंस्ट्रक्शन, इनका यूज कर सकते हो कि काउंटर भले माइनस में काउंट करे बट हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू ही, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं आज टुडे। तो आज हम लोग बहुत सारा डिस्कशन किए हैं कंपैरिजन बिट पे, सारी चीज़ें कैसे काम होती हैं। आप DLD यूज करना चाहते हो तो आप 32 बिट का लगाओगे, DLD यूज कर लोगे। तो मैंने आपको दिखाया भी करके किस तरह से, और एक प्रोग्राम भी बताया फाइनली कैसे काम होता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। क्लियर? क्या प्रॉब्लम आ रही कहाँ पे? तो ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने तुमको आज करके भी दिखाया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और पढ़ने में आसानी भी हो रही हो, सीखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बाय बाय, राधे राधे।